उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई, लिखाई और तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ढेर सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे, भैया सर बता दीजिए कि हम कैसे एफ़िशिएंट वे से सीयूईटी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करें और ईज़िली क्रैक कर सकें, स्मार्ट वे में क्रैक कर सकें। देखिए, पढ़ने के लिए सब लोग पढ़ते हैं, हार्ड वर्क तो सब करते हैं। अगर जो भी फॉर्म डालें उसमें से कम मान लीजिए 30% तो सीरियस होते हैं अपनी स्टडी को लेके, तो पढ़ाई करते हैं सब लोग और उन्हीं में कॉम्पिटिशन होता है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ कॉम्पिटिशन को और ही फेयर बनाने की, तो सबको पता चल जाए हाउ टू प्रिपेयर। तो देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की रिक्वायर्ड नीड क्या होती है, वो क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए, बेसिक तो सबको पता होता है, लेकिन लोग फंसते हैं थोड़ा एडवांस चीज़ों में, जिसको आप नेगलेक्ट करेंगे ना, जो नहीं पढ़ेंगे वही आएगा। तो देखिए, मैं चलिए शुरू करता हूँ बिना इतने सारे बातों को किए बिना। देखते हैं क्या-क्या है। सबसे पहले आप सबको जैसे पता है कि यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी करके सीयूईटी में पूछा जाएगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करके है। ओके, तो आप बॉटनी के लिए मोस्टली मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप सबको जो कोड वोड भरना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, वो सब तो आप कर चुके होंगे। ओके, आपको पता है सिलेबस क्या है। ओके, तो सबसे पहले पार्ट ए में आपको पूछेगा जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड को लेके स्टूडेंट में बहुत कन्फ्यूजन है कि जनरल एप्टीट्यूड को कैसे करें। तो जनरल एप्टीट्यूड में देखिए, यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेगा। 25 क्वेश्चन में इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल। अब इसको करें कैसे? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये पाँचों चीज़ है क्या। इंग्लिश जैसे सिनोनिम्स पूछ लिया, एंटोनिम्स पूछ लिया, फ्रेज पूछ लिया, वन वर्ड पूछ लिया, सब्स्टिट्यूशन। जनरल अवेयरनेस मतलब यही कि जनरल जीके से होगा। आपको करंट अफेयर, आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा इसके लिए आप थोड़ा-सा डेली आज से ही, मतलब अभी से ही पेपर जो डेली हो, पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसे कौन-कौन सी चीज़ें हो रही हैं हमारे इंडिया में, उसके बारे में। फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जैसे नंबर सीरीज़ में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर सीरीज़ में पूछ सकता है ऐसे ही सिंपल चीज़ें, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ सकता है, ब्याज से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रॉफिट लॉस से पूछ सकता है, डिस्टेंस से पूछ सकता है। यही सब आपको सिंपल। और एनालिटिकल स्किल, आपको कोई डायग्राम देख के पूछ सकता है कि इसका कौन सा होगा, स्टिक हटाने का अरेंज करने के लिए पूछ सकता है। तो आपको बस इतना समझना होगा कि एप्टीट्यूड के लिए आपको सिंपली आपका दिमाग काम करेगा। एप्टीट्यूड देखिए पढ़ने वाली चीज़ नहीं, आपको मैं यही कहूँगा, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, चैनल या जॉइन कर लीजिए। सबसे पहले एप्टीट्यूड में जैसे न्यूमेरिकल होता है, अल्फ़ाबेटिकल होता है, ये सारी चीज़ें वो देख लीजिए। और डेली मैं कहूँगा 5-6 क्वेश्चन कहीं से गूगल करके, कोई बुक हो वहाँ से आप 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जितना हो सके डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका पार्ट ए का आ जाएगा प्रैक्टिस में। 25 में से मैं गारंटी लेता हूँ 10-15, 15 तो कहीं नहीं गया है जो कोई सॉल्व ना कर सके। और 10 क्वेश्चन के लिए मैं श्योर हूँ, जो कभी भी एप्टीट्यूड ना करे, देख के ही क्वेश्चन थोड़ा-सा दिमाग लगाए, तो पार्ट ए का सॉल्व कर सकता है। ठीक है? तो ये हुआ आपका पार्ट ए का, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक पार्ट ए का। अब चलिए पार्ट बी पे चलते हैं, पार्ट बी का देखते हैं, पार्ट बी में क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है? पार्ट बी में देखिए आपका 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएँगे। ठीक है? और सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। तो मैं आपको बताने आया, सिलेबस देखा तो सबने, लेकिन ये बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। देखिए, जो लिखा है आपको सिलेबस में, वो चीज़ें आपको नहीं, जैसे पहला है टेक्निक से। ठीक है? तो मैं आपको टेक्निक में बताऊँगा कि आपको पढ़ना क्या-क्या है, किसको ज़्यादा एम्फेसिस देना है। देखिए, टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ाई करेंगे, लैब में काम करेंगे, तो टेक्निक का ही यूज़ करेंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, टेक्निक में आपको इस क्रोमैटोग्राफी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना लेना चाहिए, जैसे लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी, सारा क्रोमैटोग्राफी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप अच्छे से पढ़ लेना, डीएनए को सेपरेट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आप पढ़ लेना। ठीक है? एगोरेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लेना। सेंट्रीफ्यूगेशन अच्छे से पढ़ लेना, ब्लॉटिंग में जितने भी है, और पीसीआर, और ये सब भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तय है कि आएगा ही। अगला चलिए देखते हैं। दूसरा है क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, मतलब क्रोमोसोम। तो दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे सिंपली न्यूक्लियोसोमल मॉडल आपको पढ़ के जाना है। क्या पढ़ के जाना है? न्यूक्लियोसोमल मॉडल आपको जानना है, मतलब पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए का जैसे होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे होता है, यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियोसोमल मॉडल होता है। ऑल अबाउट आप न्यूक्लियोसोमल मॉडल पढ़ के जाइए, क्रोमोसोम का टाइप, सेंट्रोमियर के आधार पे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, ये पढ़ के जाइए। यही से आपका क्वेश्चन दूसरे में से, मैं कह देता हूँ ना, आपको न्यूक्लियोसोम से क्वेश्चन आएगा यही से, यहाँ से।
ठीक है, न्यूक्लियोसोम से क्वेश्चन आएगा, न्यूक्लियोसोमल मॉडल आपको पढ़ के जाना है। क्या पढ़ के जाना है? दूसरे से न्यूक्लियोसोमल मॉडल। ओके, तीसरा पॉइंट बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में देखिए आपको यहाँ पे प्लांट बायोकेमिस्ट्री भी इंक्लूड कर दिया है। तो आपको सिंपली अमीनो एसिड से शुरू करना है कि अमीनो एसिड पढ़ना है। अमीनो एसिड क्या होता है? टाइप ऑफ अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, और पढ़ना है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मतलब पोलर नॉन पोलर जितने भी अमीनो एसिड का टाइप है वो पढ़ के जाना है। फिर प्रोटीन आपको पढ़ना है। प्रोटीन का जैसे इंट्रोडक्टरी पढ़ना है प्रोटीन में कि प्रोटीन डिस्कवरी कौन किया था, प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी, क्वांटिटरी स्ट्रक्चर, ये पढ़ना है। उसके एग्जाम्पल भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इस आधार पे प्रोटीन को क्लासिफाई करके पढ़ना है। फिर डीएनए, आपको डीएनए को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा था, डीएनए का टाइप ABC, ठीक है, जेड डीएनए, ये सब आपको पढ़ना है। उसका मॉडल, चारगाफ रूल, ये पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट में आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। आपको टाइप देख लेना है कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड आपको पढ़ के जाना है। उसमें बॉन्डिंग कैसे होता है, अल्फ़ा 1,4, अल्फ़ा 1,6, ये सब बॉन्डिंग आपको देख के जाना है। कार्बोहाइड्रेट में जैसे मैं कहूँ तो कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से ही पढ़ना है। लिपिड, अगर लिपिड आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, बस मैं कहूँगा कि आपको इसेंशियल और नॉन इसेंशियल लिपिड के बारे में पता करना पड़ेगा, और लिपिड का रोल जो है सेल मेम्ब्रेन में, वो अच्छे से आप पढ़ लेना। जो मैं बोल रहा हूँ वो सब आप नोट भी करते चलिए, क्योंकि आपको पता ही है मैं एमएससी पास आउट कर चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। विटामिन, विटामिन जो है कोफैक्टर की तरह काम करता है। विटामिन को आपको तो पता है, विटामिन का जो केमिकल नाम है, विटामिन की कमी से रोग, वो आपको पढ़ना है। और विटामिन जो होते हैं कोफैक्टर ABCD, जो वसा में घुलनशील विटामिन है और जल में घुलनशील विटामिन है, वो पढ़ना है। आपको कौन कौन से कोफैक्टर, जैसे विटामिन A रेटिनॉल, ठीक है, जैसे वो किसका कोफैक्टर है, राइबोफ्लेविन किसका कोफैक्टर है, विटामिन C इसके कमी से जैसे स्कर्वी होता है, ये कोफैक्टर होता है, कोलेजन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो कौन विटामिन किसका कोफैक्टर है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ये कौन सा काम करता है, कौन कार्बोक्सिलेशन करा रहा है, कौन रिडक्शन ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो विटामिन में 4-5 चीज़ें वो आपको अच्छे से पढ़ लेना। बायो एनर्जेटिक्स से आपको एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये देखना है आपको। बायो एनर्जेटिक्स से समझ गए ना। और लॉ देख लेना आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लॉ, नहीं, जीरो लॉ होता है ना, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आपको वो देख के जाना है। ग्लाइकोलिसिस, आपको ग्लाइकोलिसिस देखिए सबको आता है, लेकिन इस बार मैं बता दे रहा हूँ CUET के लिए, ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। वो वाला जो एंजाइम है, जैसे हेक्सोकाइनेज है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है और पायरुवेट काइनेज है ना, उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं हम, वो एंजाइम के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में आपको ये पढ़ के ज़रूर जाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे कैसे बनते हैं, कौन सा एंजाइम कहाँ पे काम करता है। अल्फ़ा कीटोग्लूटरिक एसिड के बारे में पढ़ लेना। एम्फीबोलिक पाथवे है, तो और सारे जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, उस इंटरमीडिएट से कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, उसके बारे में आप पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोई नहीं पढ़ता है, इम्पॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5, ये तो आपको पढ़ना ही है। आपको इसके इन्हिबिटर के बारे में इस बार पढ़ना है। इन्हिबिट कौन कौन से करना है, जैसे आपको तो पता है कॉम्प्लेक्स 4 को जो होता है साइनाइड इन्हिबिट करता है, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 5 को कौन इन्हिबिट करता है, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ, ये मैं कहूँ तो फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट पढ़ के जाना। वो कार्निटीन जो होता है, बनता है कार्निटीन शटल, उसके बारे में पढ़ लेना, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है। मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ लेना, और उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन का वो जो कंपोजिशन वाला पार्ट है। फिर आपको थोड़ा स्ट्राइफर डाल के इसको रेगुलेशन कैसे होता है टेम्परेचर और कोल्ड पे, वो आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। याद रखिए, बायोकेमिस्ट्री में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, आप अच्छे से दीजिए। देखिए इस बार मैं जहाँ तक समझता हूँ लोअर बॉटनी तो उतना पूछने से रहा, क्योंकि एडवांस पूछेगा, तो आपको बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है। चलिए बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सबसे पहले आपको हर्बर्ट बोअर, स्टैनले कोहर, फिर पॉल बर्ग, ये सब के बारे में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बायोटेक में देख लेना, ठीक है। देख लेना इस क्रिया कोलाई का कैसे यूज करके इंसुलिन बनाया गया, फिर कैसे कैसे वो जीन क्लोनिंग के कैसे कैसे जीन को क्लोनिंग करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोटेक में एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम,
ठीक है, न्यूक्लियस जो भी है, एंजाइम जितने इन्वॉल्व है इसमें, इको R1। आप एंजाइम में ये भी देख लेना कि कौन से ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, कौन ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एप्लीकेशन आप बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन के रूप में आप देख लेना कि इसका ब्रेस्का नेपस हिरुडीन जैसे हो गया, और वो था एक जीन थेरेपी में जो एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी से ट्रीट किया गया था एक लड़की को जो 4 ईयर की थी, एडिया डिफिशियंसी वाला। वो आप पढ़ के चले जाना। एग्रीकल्चर में बीटी कॉटन, बीटी के जितने भी है, काटन बोलवॉर्म और ये सब, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी वाला, ये आपको पढ़ के जाना है। प्लांट टिश्यू कल्चर आप पढ़ लेना अच्छे से। मेंटल बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ के जाना है वो स्यूडोमोनास पोडिडा जो चक्रवर्ती थे और उन्होंने डिस्कवर किया था, तो उसमें कोल प्लाज्मिड होगा। ये प्लाज्मिड आप पढ़ के जाना है कौन कौन से उसमें प्लाज्मिड, ऑक्स प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड। तो मिनट पोडिडा के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना कि वो कैसे आयल स्प्लिट को ख़त्म करता है। ओके, फिर बायोटेक्नोलॉजी में इतना, बायोटेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, जो जो मैंने बताया आप मतलब आपको पता है कि ये सिलेबस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या क्या चीज़ें। यहाँ पर लिख तो दिया है सिलेबस में, लेकिन आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें आप ध्यान से देखिए। माइक्रोबायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। आपको माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले बैक्टीरिया देखना है, बैक्टीरिया का टाइप, रिप्रोडक्शन कैसे है, कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन आप देख लेना, एक्टिनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है। फिर इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ सबसे ज़्यादा इसका बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है कि कौन से बैक्टीरिया से कौन से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। फिर एंटीजन एंटीबॉडी आप देख लेना थोड़ा सा, इम्यूनिटी मैं कहूँ तो इसमें जो है इम्यूनिटी में जैसे थोड़ा अच्छे से देख लेना आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। एंटीबॉडी क्या है, वैक्सीन के टाइप अच्छे से देख लेना, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ओके, और वो एक टॉपिक मैं भूल रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आप यहाँ पे अच्छे से देख लेना। इकोलॉजी में भी ये चीज़ें आ जाता है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट के बारे में आप अच्छे से देख लेना यहाँ पे। फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तो देखिए जेनेटिक्स भी बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, ज़रूर आएगा इस बार। मेंडल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो करके ही जाना है, आपको जितने न्यूमेरिकल बने। प्रोबेबिलिटी थोड़ा आप एक्स्ट्रा पढ़ लेना, हो सके बहुत लोग पढ़े हो ना पढ़े हो तो आप यूट्यूब पे जाके प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बने आएगा इस बार। फिर लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, कितना % लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर कैसे हो रहा है, तो आपको लिंकेज ग्रुप, लिंकेज यूनिट के बारे में पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। क्रोमोसोमल एबरेशन के बारे में आप पढ़ लेना अच्छे से, जो जेनेटिक्स में डिजीज है, डाउन सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, तो ये सब सिंड्रोम आप अच्छा से देख लेना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वेरिएंस में माइटोकॉन्ड्रिया का देख लेना, मिराबिलिक जलापा क्लोरोप्लास्ट वाला देख लेना, ईस्ट में पेटाइड वाला भी देख लेना। रिप्लिकेशन आपको डीएनए रिप्लिकेशन अच्छे से करके जाना है, थोड़ा एडवांस देख लेना, जो स्क्रिया कोलाई का जो डीएनए ए बी जी प्राइमेज, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको इस बार मेहनत करना पड़ेगा। ट्रांसक्रिप्शन भी देख लेना कि कैसे इनिशिएशन हो रहा है, एलिंगुएशन और टर्मिनेशन, और रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिपेयर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आपको हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कहूँ तो जेनेटिक्स में कौन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंडल का सेकेंड लॉ, ठीक है, मेंडल के सेकेंड लॉ से प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन, ठीक है, और डिजीज वाले क्वेश्चन, हीमोफीलिया और जो है कलर ब्लाइंडनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको परसेंटेज में देखिए मैं कहूँ तो जेनेटिक्स में आपको थ्योरी ठीक है कर लेना है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन है जेनेटिक्स में वो काफ़ी आपको आएंगे इस बार। ओके, चलिए प्लांट साइंस, ये मतलब मैं कहूँ तो आपको क्रिप्टोग्राम्स, ठीक है, क्रिप्टोग्राम्स और प्लांट फिजियोलॉजी, तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही कम में दे दिया है, ये बहुत ही रिड्यूस सिलेबस दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा। आपको देखिए जो भी एल्गी फंजाई ब्रायोटेडो जिम्नो है, एनजीओ है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैं कहूँ तो एल्गी में जो है, एल्गी में आपको जनरल क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है, जैंथोफाइसी, जो भी चीज़ें हैं जिसके कैरेक्टर हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। एल्गी भी जो अच्छे अच्छे एल्गियाँ हैं उसके कैरेक्टर, जैसे कारा हो गया, वालवाक्स हो गया, उडोगोनियम हो गया,
ठीक है, बाट्रिकोस्पर्मम पॉलीसिफोनिया आपको नहीं छोड़ना है। आपको जो बेसिक्स है उतना करके ही जाना है। ब्रायोफाइटा में से रिसिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, पेलिया, स्फैग्नम, ठीक है? ये सब आपको करके जाना है। फिर जिम्नोस्पर्म में जो उधर 3-4 हो गए, जैसे साइकस, स्पाइनस, इफिड्रा, विल्विशिया, ये 4 हो गया, ये आपको करना है। एंजियोस्पर्म में जो आपको, जैसे कि एंजियोस्पर्म में जो है आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो ये आपको करना ही करना है। प्लांट जैसे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, यहाँ पे जैसे कम दिखा रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है। तो आपको मॉर्फोलॉजी में स्टेम, रूट, फ्रूट, इन्फ्लोरेसेंस, आपको सब करके जाना है। सबसे ज़्यादा कहूँ तो फ्रूट टाइप, इन्फ्लोरेसेंस, ये सब इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ठीक है? और रिप्रोडक्शन, एम्ब्रियोलॉजी में भी आपको करके जाना है। जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं छोड़ना है। आपको तो पता है एम्ब्रियोलॉजी में, जैसे शुरू करें एम्ब्रियोलॉजी, तो एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले एंडोसियम, गाइनोसियम, फिर कैसे पॉलिनेशन हो रहा है, फिर एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, फिर बहुत सारे डिवाइसेस हैं पॉलिनेशन के लिए, जैसे हर्कोगेमी, ऑटोगेमी, क्लिस्टोगेमी, फिर टाइप ऑफ ओव्यूल, आपको सब पढ़ना है, ठीक है? ये सब जैसे कि ऐसा नहीं है, देखिए सिलेबस है, आपको जो भी मैं बता रहा हूँ आपको आता है, मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन अब मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिलेबस कम होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। फिर देखिए प्लांट फिजियोलॉजी का भी बहुत कम चीज़ें यहाँ पे दिया है, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पता है कि 5 चीज़ें हैं, जैसे प्लांट वाटर रिलेशनशिप, वाटर कैसे चढ़ता है, फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, पूरा चीज़। फिर आएँगे मिनरल न्यूट्रिशन आ जाएगा, फिर आगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, फिर प्लांट हार्मोन। इसके लिए और मैं बता दूँ तो हर चीज़ के लिए वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, और आप सबको पढ़ना ही है। यहाँ पे कम देने का मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पूछेगा, ठीक है? आपको हर चीज़ पढ़ना है, आपको एक तरफ से पढ़ के जाना है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी है आपको पता है कि कैसे करना है। फिर एनिमल साइंस में देखिए, एनिमल साइंस में आपको थोड़ा-सा ह्यूमन फिजियोलॉजी का आपको अब लाइफ साइंस का सिलेबस है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको देख के जाना है। मैं अगर इम्पोर्टेंट चीज़ें देखिए यही बताएँ, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको क्या पढ़ना होगा, जैसे कि डाइजेशन में बात करें, तो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे हो रहा है, एलिमेंट्री सिस्टम कैनाल है तो कौन-कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड है, किससे-किससे कौन-सा एंजाइम जो है वो सीक्रेट होता है और उसका फंक्शन क्या है। डाइजेशन से सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपका आ जाएगा मान लीजिए केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सबसे ज़्यादा मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही लगता है 2-3 चैप्टर, जैसे कि हार्मोन वाला चैप्टर, कौन सा कितने ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी से कौन-कौन से हार्मोन है, थायराइड से कौन हार्मोन है, ठीक है, गोनेट से कौन हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है और उसका फंक्शन क्या है, ये चीज़ें पूछ सकता है आपको। ठीक है, कॉमन है लाइफ साइंस के लिए। फिर अगर ब्लड में आए तो ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, और हार्ट कैसे ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, कैसे कहाँ-कहाँ से कौन वाल्व है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ये चीज़ें आपको, और हर एक ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर एक डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ लेना है कि कौन से फिजियोलॉजी से कौन सा डिजीज़ है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन आपको पढ़ना है, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। फिर एपोप्टोसिस और कैंसर भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए बॉटनी वाले जो है एपोप्टोसिस और कैंसर भी पढ़ेंगे, और लाइफ साइंस है तो मुझे जहाँ तक लगता है सभी मिला के पूछेगा। हाँ, तो ये मैंने वीडियो बना दी, और देखिए आगे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सीयूईटी का जो सिलेबस है उसको आपको एकदम उसके बारे में पूरा लेके बैठ नहीं जाना है कि हाँ इतना है। तो आपको देखिए मैं कहूँ लास्ट में अगर गोल्डन पॉइंट्स कुछ इंक्लूड करूँ इस वीडियो में, तो आपको फाइकोलॉजी यानी एल्गी तो पढ़ना है, और एल्गी में जो चीज़ है आप बस सिलेबस को मत देखिए ना, एल्गी में जो चीज़ें आप अब तक पढ़ते हैं एल्गी का सारा चीज़ पढ़ लीजिए। ऐसे ही फंजाई पढ़ लीजिए, माइक्रोबायोलॉजी पूरा पढ़ लीजिए, बायोकेमिस्ट्री पूरा पढ़ लीजिए, कुछ भी छोड़िए ही ना मत। अब तक जितने पढ़ते हैं उससे जो भी है एंजाइम देखिए, एंजाइम वहाँ पे इंक्लूड शायद है नहीं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेल बायोलॉजी सब पढ़ लीजिए, सेल डिवीजन पढ़ लीजिए, बायोटेडो, जिम्नो, प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक बॉटनी, देखिए वहाँ पे था मैंने बताया नहीं, इकोनॉमिक बॉटनी भी आप अच्छे से कर लीजिए, जेनेटिक्स पढ़ लीजिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन। तो देखिए लास्ट में मैं यही कहूँगा, सिलेबस कुछ नहीं होता है। सिलेबस जो जारी कर दिया गया वो है, लेकिन लाइफ साइंस तो लाइफ साइंस ही रहेगा, बॉटनी तो बॉटनी ही रहेगा, जूलॉजी जूलॉजी ही रहेगा, वो सारा चीज़ होता है। जैसे अप्लाइड वाला जो रहे कोर्सेस, वहाँ पे अलग-अलग सिलेबस हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें यही सब आएगा, तो आपको चीज़ें करना ही हैं। आपको सिलेबस के पीछे नहीं, आपको जाना है कॉन्सेप्ट के पीछे कि जो भी चीज़ें आपको हैं, वो चीज़ें आप पढ़ के जाएँ।
लास्ट में मैं ये एक चीज़ कहूँगा कि बॉटनी द बर्निंग यार यूट्यूब चैनल भी है, इसका टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे क्विजेज कराए जा रहे हैं। मैं आपको जैसे कि बता दूँ कि फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉक टेस्ट 1, बायोमॉलिक्यूल सेल बायोलॉजी डिवीजन, मॉक टेस्ट 2, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। आज जो है आपका टेरिडोफाइट कराया जा रहा है, ठीक है। तो हमने जिम्मा लिया है पूरा जितना भी है सिलेबस सबका क्विज मॉक टेस्ट कराने का। तो आप सब ज्वाइन हो जाइए ग्रुप पे, और जितने भी सजेशन हैं, जो भी टिप्स एंड ट्रिक हैं, हम आपको बताते चलेंगे और आपके साथ हैं एंट्रेंस क्रैक करने तक। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्ट्रेटेजी या वीडियो या एमसीक्यू के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।